जो लर्निंग है वो यही है कि अभी से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है और जो भी काम करें अगर उसमें अच्छा करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़े। पॉलिटिकल साइंस में अबाउट 967 68 है और मैथ्स की जो हाईएस्ट है, जो साइंस के हाईएस्ट हम मानेंगे, वो 850 है। इस बार आप देखेंगे कि साइंस और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में एक डिफरेंस आया है कि ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के स्कोर्स बहुत हायर है। मैं एनकरेज करूँगी जिनकी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है वो निराश ना हो, वो साइंस कोर्सेज में ज्वाइन कर ले। अगर आप नया मॉक टेस्ट शुरू करेंगे और कुछ एक दो आपकी गलतियां होंगी तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे प्रेशर आएगा। इवन कॉलीग्स के चिल्ड्रन हैं जो कह रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम गैप ईयर ले लेते हैं क्योंकि एक बर्नआउट उनको फील हो रहा है। तो बर्नआउट को ख़त्म करने के लिए नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे जैसे CUET की परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपके बहुत सारे सवाल CUET एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर भी हैं और साथ ही आप जो है वो CUET स्कोर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ और तमाम और सारी बातें। हम आपके सवालों के साथ एक बार फिर मौजूद हैं DU के मिरांडा हाउस कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा, और उनसे जानेंगे कि जो लास्ट मोमेंट जो स्टडी है मैम CUET की कैसे करें और आपके कॉलेज में कितने एडमिशन जो है वो पिछले सेशन में हुए और क्या स्थिति रही। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। चाहिए जो भी पढ़ाई है, जो उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन्स है उसको कंप्लीट करना, इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट देना, सारे प्रैक्टिस टेस्ट वो देते रहे और उसके आगे जाके उनको कॉलेज में आना है, मिरांडा हाउस में आना है। तो मैं कहना चाहती हूँ लास्ट ईयर की जो हाईएस्ट स्कोर था हमारे यहाँ वो 967.05 था। तो ये पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट ज्वाइन की है और ये CUET स्कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन होता है। हमारे पास तो सिर्फ नाम आता है, वी हैव टू लुक एट देयर पेपर। हम पेपर्स देख के फिर उनको एप्लीकेशन को हम लोग पास करते हैं कि हाँ यू हैव बिकम, आप मिरांडा हाउस में आ गए। तो पॉलिटिकल साइंस में अबाउट 967 68 है और मैथ्स की जो हाईएस्ट है, जो साइंस के हाईएस्ट हम मानेंगे, वो 850 है। इस बार आप देखेंगे कि साइंस और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में एक डिफरेंस आया है कि ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के स्कोर्स बहुत हायर है कंपेयर टू साइंसेस। तो ये एक नया है, पहले ऐसे नहीं होता था और लास्ट 5 इयर्स की ट्रेंड में ह्यूमैनिटी सोशल साइंस बहुत आगे एक स्कोर के हिसाब से जा रहा है। दूसरा है कि जो नंबर्स है मेरे जानकारी में अभी तक जो था इट वाज अराउंड 1800, लेकिन मैं अभी आपको पूरे डिटेल नंबर्स भी दे सकती हूँ थोड़ा सा देख के, क्योंकि कुछ एडमिशन्स बाद में भी हुई है। लेकिन ये कहना है कि ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है, 15 to 2000। सो उसमें कुछ लोग लीव भी कर जाते हैं, कुछ लोग अलग कॉलेजेस में एक एग्ज़िट भी ले सकते हैं, वो सब भी अलाउड है। लेकिन लार्जली जो फर्स्ट ईयर्स में आते हैं, जब अपने कोर्सेज में आते हैं, मिरांडा हाउस में डे 1 से टीचिंग भी शुरू होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी इतनी कायम रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ का भी शेड्यूल जो है वो एग्ज़ाम्स, कंटिन्यूस असेसमेंट उसी लेवल पे चलेगा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स आए पहले तो CUET की तैयारी शुरू करें। और कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम तो बर्न आउट हो गया, इतना पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यही आपका जो है एक जो लर्निंग है वो यही है कि अभी से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है और जो भी काम करें अगर उसमें अच्छा करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। थोड़े दिन समस्या और कर लें। हाँ, लेकिन गैप्स दे दे के कर सकते हैं। थोड़ा अपने लिए स्पोर्ट्स गैप ले लीजिए, थोड़े बाहर कुछ खेल लीजिए, थोड़ा अपना सोशल मीडिया जो टाइम पीरियड है उसको यूज़ कीजिए। आप 1-1 घंटा उन सब चीज़ों के लिए भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। सो मिरांडा हाउस की अभी की हाईएस्ट तो मुझे 967 to 68 लग रहा है, जो कि पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे मैम ट्रेंड देखा गया था कि ह्यूमैनिटीज़ का जो स्कोर है CUET का वो बहुत हाई गया आपके कॉलेज में भी और कई और कॉलेजेस में भी, खासतौर पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ह्यूमैनिटीज़ को लेकर ही ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है कि रहेगा स्कोर? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, क्योंकि हम लोग भी स्कूल्स के साथ बहुत काम करते हैं और हमारे NSS भी करती है और डिफरेंट पीयर मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, तो स्टूडेंट्स का अभी पॉलिटिकल साइंस के तरफ एक तरह का झुकाव है। ये 2 रीजंस के लिए है। एक है कि अभी सिविल सर्विसेज में एंट्री लेना एक अपवर्डली मोबाइल एस्पिरेशन है। पहले जो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन की लर्नर्स आते थे, उनके पेरेंट्स के साथ रह के वो समझ गए थे कि दूसरे और भी कैरियर्स हैं। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं उनको लगता है कि अगर हमें स्टेटस भी चाहिए, मनी भी चाहिए और घर में सब लोग हमसे खुश हों, तो हम
ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में जाए जिसमें सिक्योरिटी भी हो, और हम एक कोई ऐसे ओहदे पे जाए जिसमें लोगों को एक गर्व महसूस हो। तो ये एक फीलिंग है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का झुकाव है। दूसरा है कि पॉलिटिकल साइंस एक जनरलाइज सब्जेक्ट है। उसमें क्या होगा, आप लॉ के तरफ जा सकते हैं, जर्नलिज्म के तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस करके अगर रिसर्च भी कर लिए तो वो डेटा एनालिसिस के तरफ जा सकते हैं। तो एक जो है प्लेथोरा ऑफ चीज़ें वो कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। उनको लगता है अगर हम साइंस या मैथ्स पढ़ें तो हम एक ही तरह का या स्पेसिफिक टाइप का कैरियर ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी, जबकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अच्छी बात है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि आजकल की जो UGCF कोर्स है उस सारे कोर्सेज में आपको वेराइटीज़ मिलेंगी। अगर आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कोर्स कर रहे हो, जनरल इलेक्टिव्स ले रहे हो, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, एक जनरल इलेक्टिव्स है, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, तो इतने सारे कोर्सेज में सब लोगों को हर तरह का एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं एनकरेज करूँगी जिनकी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है वो निराश ना हो, वो साइंस कोर्सेज में ज्वाइन कर ले। करने के बाद अगर उनका कहीं हो जाता है वो जा सकते हैं, लेकिन उनको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे रिसर्च भी हो रहा है। 4th ईयर रिसर्च के बाद वो सीधा PhD में जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो उस तरह के थॉट ना रखें। तो हाँ, ज़रूर होगा कि इस बार भी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के झुकाव रहेंगे, लेकिन मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि साइंसेस में लोग आएँ, स्पेशली इन अ कॉलेज लाइक आर्ट्स, क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी सोशल साइंस तो अच्छा है, लेकिन साइंसेस के लिए हमारी फैसिलिटीज़ बहुत वेल डेवलप्ड है। तो उन टीचर्स के लिए भी एक मोटिवेशन होगा कि अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे जी, एक चीज़ और भी है मैम कि जब हमने देखा पिछले साल का डाटा, तो ज़ूलॉजी ऑनर्स जो है वो टॉप 5 कोर्सेज में आया जो है वो DU में पिछले साल के एडमिशन के लिए। बिल्कुल सही बात है। ज़ूलॉजी ऑनर्स आजकल बहुत आगे इसलिए चल रही है क्योंकि जब से कोविड हुआ उसके बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग आया कि हमें इंटीग्रेटेड नॉलेज बेस जो कि वर्ल्ड का हो, वो रिलेटेड है टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, और ज़ूलॉजी में इसकी लिंक है, लाइफ साइंसेस की एक लिंक है। लाइफ साइंस भी बहुत आगे आया है। लाइफ साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी उसकी कॉम्बिनेशंस है। तो ज़ूलॉजी में रिसर्च करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत तरह के स्कोप है, और हमारे कॉलेज में भी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं उनको भी एनकरेज करना चाहूँगी कि यहाँ आए। हमारे ज़ूलॉजी के एक म्यूज़ियम भी है। अभी हम लोग कुछ काम अल्जाइमर्स पे कर रहे हैं जिसमें हम ज़ूलॉजी टीचर्स कर रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह के बहुत अच्छा काम ज़ूलॉजी में भी हो रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी पे भी काम होता है ज़ूलॉजी में। और मैम जो है BA प्रोग्राम जो है, जो कि आपके यहाँ BA प्रोग्राम भी है और BA प्रोग्राम में मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसको लेकर क्या पर्सपेक्टिव है मैम? अब तो BA मल्टीडिसिप्लिनरी उसको कहते हैं ना, BA मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो, देखिए अब अगर देखेंगे ऑनर्स कोर्स और BA मल्टीडिसिप्लिनरी में खास डिफरेंस नहीं रह गया है। वो इंटीग्रेटेड तो है, आप उसमें 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और उस तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम है वो अच्छा है। और मेरे हिसाब से अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये BA प्रोग्राम और BA मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज वो ज़्यादा अट्यून्ड है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट्स लेंगे उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करेगी, और इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। शायद ऑनर्स कोर्सेज में आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज का। तो इसमें एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज आ जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी UGCF में दोनों कोर्सेज ऑनर्स भी उस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। BA प्रोग्राम तो है ही मल्टी डिसिप्लिनरी। एक चीज़ और भी है मैम, जब हमने आपका एक क्लास पॉडकास्ट किया था तो उसमें एक सवाल आया था, वो एक पेरेंट्स ने पूछा या स्टूडेंट्स ने, कि एक दिन में कितने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें जब एग्ज़ाम में महज कुछ दिन बचे हों? ये तो फिर उन्हीं पे डिपेंड करता है जो कर रहे हैं, जो कितना कर पाएँ रादर देन गेटिंग नर्वस। मैं तो कहूँगी मॉक टेस्ट का काम जो है अराउंड 3-4 डेज से पहले ख़त्म कर दे, क्योंकि क्या होगा अगर आप नया मॉक टेस्ट शुरू करेंगे और कुछ 1-2 आपकी गलतियाँ होंगी तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे प्रेशर आएगा। तो मॉक टेस्ट तब तक करें अबाउट 3, 4, 5, जैसे आप करना चाहते हो एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 4-5 आप लो, एक मॉक टेस्ट कराओ। स्टैंडर्डाइजिंग टाइमिंग्स पे कराओ, टाइम आगे रख के करो। उसके बाद आप उसको पढ़ो, जो मटेरियल जिससे आपको आंसर्स नहीं आ रहा है उसको पढ़ो। लेकिन करने के बाद आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि लास्ट मिनट कोई नया मॉक टेस्ट ना शुरू करें। लास्ट मिनट नया मॉक टेस्ट करने से एक कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसमें अगर एक आध भी गलती हो गई तो आपको लगेगा जो हम पहले पढ़े थे वो सब खत्म हो गया। तो जस्ट डू इट बिफोर टाइम, एंड 4-5 के बाद मुझे लगता है for every subject area if you are doing 5 mock tests it should be enough. जी,
एक और सवाल मैम चलते चलते आज का कि महज कुछ दिन मान लीजिए एग्ज़ाम के बच जाएं और उसके बाद जो है वो लगे कि हम बर्न आउट हो गए, जैसे जो सवाल आपने पहले भी उठाया, तो फिर कैसे अपने को जो है वो एक तरह से बूस्ट करें कि बस अब जाके जो है वो किला फतेह करके आना है, क्योंकि सीयूटी डीयू पहुंचने का रास्ता है। खुद आपके डिटर्मिनेशन बनानी चाहिए। अब आज के दिन मतलब ऑलरेडी लेट हो गया, क्योंकि कुछ मेरे इवन कॉलीग्स के चिल्ड्रन हैं जो कह रहे हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम गैप ईयर ले लेते हैं, क्योंकि एक बर्नआउट उनको फील हो रहा है। तो बर्नआउट को ख़त्म करने के लिए 1-2 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, एंजॉय करें, फिर एक दिन रेस्ट करें, उसके बाद अपना टाइम बना दें। अपने आप को कहते हैं, अपने आप को थोड़े रिवॉर्ड्स दो कि अगर मैं ये ख़त्म कर लूँ तो अब मैं ये चॉकलेट खा सकती हूँ, अब ये मैं ख़त्म कर लूँ तो ये मूवी मैं देख सकती हूँ। तो खुद को इंसेंटिवाइज़ करना सीखो, उससे बहुत अच्छा रहता है। और पेरेंट्स को भी इसमें हेल्प करना चाहिए कि बच्चे को इंसेंटिवाइज़ करें कि भाई तुम ये कर लो, तुम्हारे रूम में यहाँ लाइट लगा देते हैं, इस तरह से तुमको ये अच्छा खाना जो तुमको अच्छा लगता है वो हम बना देंगे। तो रादर देन गेटिंग, मैंने एक एंग्जाइटी मत लाइए, उसको एक इंसेंटिवाइज मैनर में अगर पढ़ाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रैटेजी है, जैसे गेमिंग होता है वैसे ये स्ट्रैटेजीज़ हैं। उसको अगर इस तरह से आप समझें कि ये गेमिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में है, जैसे मैं गेम खेलती हूँ, जैसे मैं क्विज़ करती हूँ, उस लेवल पे आप उसको ले आएँ और प्रैक्टिस टेस्ट दे के फिर अपने आप को थोड़ा लाइटली भी ले, लेकिन करते रहें। स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स को करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने आसान शब्दों में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि उनकी सीयूटी की परीक्षा बहुत अच्छी होगी और डीयू में पढ़ने का उनका सपना साकार होगा। बहुत बहुत बेस्ट धन्यवाद। ऑफ लक एंड ब्लेसिंग्स।